Today we will learn about validity and reliability. इसकी सबसे पहले हम definition देख लेते हैं. Validity implies the extent to which the research instrument measure what is intended to measure. इसका मतलब ये है कि वैलिडिटी में हम ये देखते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए अगर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है या कोई टेस्ट डिज़ाइन किया है तो क्या वो वाकई ही उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए जज करने के लिए एक्यूरेट है या नहीं. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी. Reliability refers to the degree to which scale produce constant results when repeated measurements are made. It means कि अगर हमने जो इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमें सेम रिज़ल्ट दे एट डिफरेंट टाइम्स. मींस अगर हम फर्स्ट टाइम उससे कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसके सेम रिज़ल्ट आएँ, 1 वीक के बाद करते हैं, 1 मंथ के बाद टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें सेम रिज़ल्ट दे. इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ. एज़ यू नो कि थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है. अब इसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को हम किस तरह से जज करेंगे कि वाकई ही थर्मामीटर बॉडी के टेम्परेचर को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है. इट मीन्स थर्मामीटर इज़ अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द बॉडीज़ टेम्परेचर. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी. अब रिलायबिलिटी को हम किस तरह से जज करेंगे कि अगर हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, सपोज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा 99, तो क्या थर्मामीटर हमें हमेशा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 99 देता है? ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी बच्चे को फ़ीवर है और वो उसका बॉडी टेम्परेचर 99 शो करता है, इट मीन्स वो रिलायबल नहीं है. उसको उसके बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से ही शो करना चाहिए. मीन्स एक और एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर किसी बच्चे को फ़ीवर है और वो 102 है तो हम उसको एक दफ़ा चेक करते हैं, 2 दफ़ा चेक करते हैं, हमेशा जो उसका बॉडी टेम्परेचर आता है वो आता है 102. फिर हम नेक्स्ट उसको चेक करते हैं एक नॉर्मल बच्चे के साथ जिसको फ़ीवर नहीं है, तो क्या उस पर भी वो 102 शो करता है या उस पर 99 आता है. तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि थर्मामीटर रिलायबल है. जब हम फ़ीवर वाले बच्चे को चेक करते हैं तो वो हमें 102 शो करता है टेम्परेचर, और जब हम नॉर्मल किसी बच्चे को चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर आता है 99. इट मीन्स थर्मामीटर इज़ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट. उसको हम जिस कंडीशन पे अप्लाई करते हैं वो उसी के लिहाज से हमें रिज़ल्ट देता है. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंस है. वैलिडिटी में हम इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी देखते हैं कि क्या जिस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो मेजर करने के अहल ये है भी है या नहीं. एंड रिलायबिलिटी में हमें सेम रिज़ल्ट आने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि जिस सिचुएशन में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड वो हमें सेम रिज़ल्ट देगा. नेक्स्ट ये इसकी कुछ टाइप्स हैं. टाइप ऑफ वैलिडिटी, इसमें आपने इनकी डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. फेस वैलिडिटी में हम क्या चेक करते हैं कि कोई चीज़ बाय फेस हमें किस तरह से लग रही है, कि मींस इसकी जो हमने डेफिनेशन रखी है, इसमें जो हमने पॉइंट्स रखे हैं, जो थ्योरी रखी है, क्या वो वाकई ही इस टेस्ट को, इस किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए वैलिड है या नहीं. कंटेंट वैलिडिटी में हम देखते हैं कि इसका हमने जो कंटेंट रखा है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, कि मींस बाय कंटेंट हम इसको चेक करते हैं. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम उसकी थ्योरी को चेक करते हैं कि किस थ्योरी के बेस पे हम इस टेस्ट को मेजर कर रहे हैं. लास्ट पे नेक्स्ट क्राइटेरियन बेस्ड वैलिडिटी. इसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो टेस्ट है, वो वैलिड है या नहीं, इसको हम किस तरह से जज करते हैं कि हम जो भी स्टैंडर्डाइज मेथड या स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ कर रहे हैं इस अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, तो वो हमें वैलिड रिज़ल्ट देता है या नहीं. अब हम देख लेते हैं रिलायबिलिटी की टाइप्स. डेफिनेशन मैंने आपको पहले समझा दी है, अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है जी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. इट मीन्स कि हम एक टेस्ट को 1 से 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी बार भी हम उसको करते हैं वो हमें सेम रिज़ल्ट देता है. When similar test is applied again and again and it shows same result each time, it is called test retest reliability. कि मीन्स आप उसे 1 दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, 3, तो वो हमें सेम रिज़ल्ट देगा.
लेकिन उसमें आपके जो टाइम पीरियड में इंटरवल्स आते हैं, मींस 1 वीक बाद, 1 मंथ बाद, वो कांस्टेंट होने चाहिए। अगर वो चेंज होते हैं तो आपके रिज़ल्ट भी चेंज हो सकते हैं। इसकी आगे से टू टाइप्स हैं। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी मीन्स सिमिलर टेस्ट इज़ गिवन टू डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम, कि मतलब डिफरेंट पीपल्स होंगे लेकिन आपका जो टाइम है वो सेम होगा, कि मतलब एक ही टाइम पे आप 4 से 5 लोगों पे वो टेस्ट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा-रेटर रिलायबिलिटी। सिमिलर टेस्ट इज़ गिवन टू सेम पीपल एट डिफरेंट टाइम, कि मतलब आपने एक ही आदमी को लिया है लेकिन आप उस पर टाइम के बाद उस पर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1 वीक बाद, 1 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद, कि मतलब आप एक ही पर्सन पे टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन टाइम इंटरवल्स आपके चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन इंटरवल में क्या होता है कि सेम टाइम पे आप 4 से 5 लोगों पे वो टेस्ट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। Two different tests of the same nature are developed and applied to the subject under same condition and correlate of their reliability is evaluated। इसमें क्या है, पैरेलल का मतलब होता है दो चीज़ें जो साथ साथ चल रही हैं। अब इसमें आपने क्या किया है कि दो टेस्ट जनरेट किए हैं जो कि सेम नेचर के हैं, मींस एक ही तरह के दो टेस्ट हैं और वो आपने अप्लाई करने हैं सेम कंडीशंस में लोगों के ऊपर, और फिर आपने उसका रिज़ल्ट चेक करने हैं, क्या वो वाकई ही रिलायबल हैं, क्या वो वाकई ही वैलिड हैं, एक जैसे हैं, सेम हैं या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अ टेस्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 हाफ्स एंड द रिज़ल्ट ऑफ द बोथ द हाफ्स आर कोरिलेटेड एंड कंपेयर्ड। मींस आपने एक टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक आप करते हैं 1 मंथ में, एक करते हैं आप 2nd मंथ में। फिर आप उन दोनों के टेस्ट चेक करेंगे, उनके रिज़ल्ट चेक करेंगे और उनको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमें सेम रिज़ल्ट आए हैं या नहीं। ये आगे इसका फार्मूला भी है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसे आपने याद भी करना है कि ये स्प्लिट हाफ का फार्मूला क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरी वीडियोस को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जब आप पीपीएससी का टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेफिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप टेस्ट पास कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।